नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में जीएस के जो नए पैटर्न के आधार पर है, उसमें जीएस के जो 20 क्वेश्चन आते हैं अब आएंगे, उन 20 क्वेश्चनों का है प्रैक्टिस सेट ये। और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। उस चौथे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है। महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दो लोग कार्य करते हैं, एक तो भारत सरकार और आरबीआई। भारत सरकार भी कार्य करती है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और आरबीआई भी कार्य करती है। आरबीआई जब महंगाई को नियंत्रित करेगी तो वो मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप दरें सुने होंगे, सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रिपो दर, रिवर्स रिपो दर। इन दरों को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इन दरों को बढ़ा देती है और जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाती है। और सरकार क्या काम करती है, सरकार का जो राजकोषीय घाटा होता है उसको घटाने का कार्य करती है। तो इस तरह से महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर इतना पॉइंट था, इस तरह से 2 पॉइंट ये हो गए। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन देखते हैं। उसमें लिखा है मजदूरों की वृद्धि बढ़ा के, यानी मजदूरों की जो मजदूरी दर है उसको बढ़ा दिया जाए, या टैक्सेशन कराधान में ह्रास कर दिया जाए, लोक व्यय में कमी कर दी जाए, रुपए को और महंगा करना हो। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए महंगाई का काम क्या होता है, महंगाई का मतलब है जो वस्तु आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, अब वो वस्तु आप 12 रुपये में आसानी से खरीद सकते हैं। इसका मतलब आपके पास जो 10 रुपये में खरीदते थे 12 रुपये में खरीद रहे हैं, आपके पास ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा जेब में पड़े हैं इसीलिए खरीद रहे हैं। अगर ये 2 रुपये नहीं होते तो आप वो 10 रुपये वाली वस्तु नहीं खरीदते, तो महंगाई नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब आपके जेब में पैसा ज़्यादा है ना, इसीलिए आप खरीद रहे हैं। अगर आपकी जेब से पैसा सरकार निकाल ले या आरबीआई खींच ले तो उससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो उस तरह से आंसर इसका क्या होगा, वही आंसर है। देखें क्या लिखा है, लिखा है लोक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको कम कर दिया जाए, लोगों द्वारा जो व्यय है उसको कम कर दिया जाए, जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। प्रबोध का मतलब बुद्ध को ज्ञान, बुद्ध को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध के संबंधित जैसे प्रबोध पूछा गया, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है महाभिनिष्क्रमण, एक शब्द क्या आएगा, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग, गृह त्याग की क्रिया क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रबोध। अगर कहा जाए मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। अगर कहा जाए पहला उपदेश देने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस तरह से प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में हुआ। अगर कहा जाए महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और सारनाथ में इनको क्या हुआ था, सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तो इसका क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, स्मोक एक मिश्रण है। बहुत बढ़िया, स्मोक एक मिश्रण है। स्मोक का मतलब है, ये 2 शब्दों से मिला बना है, स्मोक, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है, स्मोग और फॉग से मिलकर बना। यहाँ से के हटा देना और यहाँ से फॉग हटा देना, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मोग हो जाएगा। तो ये स्मोक का मतलब धुआं होता है, फॉग का मतलब कोहरा होता है। तो दोनों का मिश्रण क्या हो गया, धूल और कोहरा का मिश्रण हो जाएगा। तो धूल और कोहरा का मिश्रण ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, धूल और कोहरा का ऑप्शन हमें डी दिख रहा है। कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जिसे कहा गया धूम्र और कोहरा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है, भारतीय की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। क्वेश्चन ही बार बार आता है और कई बार पूछा भी गया है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी आता है। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। तो संविधान सभा का गठित करने का कौन सा मिशन था, तो कैबिनेट मिशन। आंसर क्या आएगा, बी नंबर, कैबिनेट मिशन 1946। ध्यान समझना जरा, 2 क्वेश्चन।
एक तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद में जो संविधान सभा है, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय संविधान सभा के सलाहकार व्यक्ति थे। संविधान सभा का सलाहकार कौन था, संविधान सभा के मांगकर्ता कौन थे और संविधान सभा के सचिव कौन थे। ये 3 क्वेश्चन ध्यान सुनना। अगर कहें संविधान सभा के सलाहकार संविधान सभा के सलाहकार आ जाएगा M.N. राय। संविधान सभा के मांगकर्ता B.N. राय और संविधान सभा के सचिव H.V.R. अयंकर। संविधान सभा के सचिव कौन है, H.V.R. अयंकर। तो याद रखना। और अगर कह दे संविधान सभा में सीटें कितनी कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी 389 सीटें। इन्हीं 389 सीटों के बाद में पाकिस्तान अलग हो गया था। 3 जून 1947 से पाकिस्तान अलग हुआ, यानी पाकिस्तान अलग होने का संविधान बनना शुरू हो गया। किस तारीख से, 3 जून 1947 से। और 3 जून 1947 के बाद भारत का संविधान अलग हो गया और पाकिस्तान का संविधान अलग हो गया। वहाँ का संविधान बनने लगा 3 जून से। और इस तरह से 15 अगस्त 1947 से भारत अलग और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाने लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या बताया, कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने से कौन सी धारा उत्तरदायी है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने से कौन सी धारा है जो उत्तरदायी होती है पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए। तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आपको मालूम है पश्चिमी यूरोप, इसमें जितनी भी धारा है, यूरोप जो है ध्रुव पर मिलता है और वहाँ तापमान बढ़ाएगा तो कोई गर्म धारा बढ़ाएगी। गर्म धारा चलती है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेगी। अगर ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली कौन सी होंगी, गर्म हवा होंगी। इन गर्म हवाओं के कारण ही पश्चिमी यूरोप में तापमान बढ़ता है। तो गर्म हवा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम में, यहाँ गर्म हवा है, गर्म जलधारा है, तो इस तरह से क्या आंसर आ जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, एक गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर एक कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, ये वाली ठंडी जलधारा मिलेगी। और गल्फ स्ट्रीम कैसी मिलेगी, गर्म जलधारा मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम कैसी मिलेगी, गर्म जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा मिलेगी। अगला क्वेश्चन की बात करें, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक के रूप में यूट्यूब पर डाला हुआ, वहाँ तो आप लोग सभी लोग जाएं तो वहाँ पर देखें। सभी जलधाराओं का एक शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है, उन शॉर्ट ट्रिकों को देखें थोड़ा, तो आपको इन शॉर्ट ट्रिक को मिल जाएगा। इसे यहाँ बताना आसान इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी महासागरों की शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। भारत में जो नोट जारी होता है उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली है। तो याद रखना, भारत में जब नोट जारी होगा, ऐसा नहीं है आरबीआई जितना मन चाहे उतना आरबीआई नोट जारी कर दे। आरबीआई के पास एक विधि होती है, प्रणाली होती है, और उस प्रणाली के अंतर्गत ही नोट जारी होता है। तो आरबीआई की वो विधि के अंतर्गत कितना पैसा होना चाहिए, तो 200 करोड़ मुद्रा होनी चाहिए आरबीआई के पास। जब कोई मुद्रा छाप रहा हो उस समय आरबीआई के पास 200 करोड़ मुद्रा होनी चाहिए। उस 200 करोड़ में भी 115 करोड़ मुद्रा स्वर्ण के रूप में होनी चाहिए, स्वर्ण के रूप में होनी चाहिए, और बची हुई 85 जो है वो भारतीय मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। ये रेशियो होना चाहिए, तभी वो मुद्रा जारी हो सकती है। और इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या कहेंगे, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो आंसर क्या आएगा, बी नंबर, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के परमाणु में 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसे कहते हैं 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2, ट्राइटियम होता है 1H3। तो अब हमारे पास शब्द आ गया, पूछ रहा है कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता। तो प्रोटॉन, अगर कहें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है, न्यूट्रॉन अगर निकाला जाए किसी परमाणु में
तो कैसे निकालेंगे, तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, अगर यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिल जाएगा। यहाँ 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 है, यानी प्रोटियम में 1 परमाणु क्रमांक 1 परमाणु भार, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो किस में नहीं मिलता है, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के कौन सा परमाणु मौलिक कण नहीं मिलेगा, तो कौन सा नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन ये किस में नहीं मिलता है, ये प्रोटियम वाले में नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है, प्रोटियम वाले में नहीं मिलता है, बात भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में मिलता है। तो याद रखेंगे कौन सा उपस्थित नहीं होता है, तो याद रखना न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। अगर ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रही है, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, तो उसमें ऐसा क्या होगा जो समान होगा। जब कोई ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उसको लाने का काम कौन करता है, गुरुत्वीय त्वरण। जी, कौन काम करेगा, नीचे। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसको एक ही चीज़ लाती है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के कारण आती है, तो क्या समान होता है, त्वरण समान होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो ना तो गति समान होगी, ना वेग समान होगा, ना प्रतिरोध, क्या होगा, त्वरण समान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या समान हो जाएगा, त्वरण। ऐसी क्वेश्चन एक पिछले बार सेट में आया था, वहां पे क्वेश्चन था, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति पर घूम रही है तो उसमें कहा गया था उसकी पथ पर, इस वृत्तीय पथ पर क्या समान होता है। तो वहां क्वेश्चन था वो वृत्तीय पथ पर क्या समान होता है, ऑप्शन दिया था, वहां चाल दिया था, वेग दिया था। तो याद रखना चाल समान होती है। उस वृत्तीय पथ पर अगर कोई वस्तु घूम रही है तो वहां क्या समान होता है, चाल। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या समान होता है, त्वरण। इस बात को अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका 28 का आंसर क्या बताया, 28 का आंसर बी बताया। 29 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है। सिद्धांत पूछा गया है, कह रहा है द्रवचालित, जितने भी द्रवचालित होते हैं जो वाहन होते हैं, स्वचालित वाहनों में जो द्रवचालित ब्रेक लगाए जाते हैं उसमें कौन सा सिद्धांत उपयोग किया गया है। तो द्रवचालित ब्रेक, आप जब ब्रेक लगाएंगे तो प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाएंगे। तो इनमें दाब का सिद्धांत किसने बताया है, तो दाब का सिद्धांत बताया पास्कल ने। किसने बताया, पास्कल ने दाब का सिद्धांत बताया है। तो पास्कल ने दाब के 2 सिद्धांत बताए हैं। एक सिद्धांत उन्होंने बताया है, यदि किसी वस्तु को बाहरी वातावरण से स्वतः मुक्त कर दिया जाए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब समान होगा। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी दाब डाला जाए, उस बाहरी दाब के कारण उसके अंदर जो दाब लग रहा होगा वो पानी के सभी बिंदुओं पर समान होगा। अगर कहा जाए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, आर्किमिडीज ने पानी को उत्प्लावन बल का सिद्धांत सुना होगा, उसी का आर्किमिडीज सिद्धांत कहा गया है। अगर किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाए तो वह वस्तु का जितना पानी में डुबोई जाएगी उतने ही भार के आधार पर उस पानी को विस्थापित कर देगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बर्नौली का प्रमेय का सिद्धांत क्या है, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत के आधार पर आंधी में टीनें उड़ जाती हैं। बर्नौली प्रमेय सिद्धांत के आधार पर जो जहाज होते हैं, जहाज की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उसी सिद्धांत बनाई जाती हैं जिससे जहाज आसानी से बन सके। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना भी बर्नौली प्रमेय सिद्धांत करता है, ये दाब ये भी है, लेकिन ये वायु दाब पर काम करती है। बर्नौली प्रमेय वायु दाब पर काम करती है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत है पानी पर काम करेगा। और पास्कल का ये भी है, लेकिन ये पास्कल का जो है ये द्रव दाब है, पास्कल का द्रव पर लगता है और बर्नौली प्रमेय वायु पर लगती है। जब किसी वस्तु को टेढ़ा बना दिया जाए, जब अगर कोई वस्तु जहाज ऊपर उड़ रहा है तो नीचे का दाब ज़्यादा होगा, अगर ऊपर का दाब कम होगा तभी वो वस्तु उड़ सकती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर का वेग कम हो जाता है और ऊपर का वेग बढ़ जाता है। जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो ऊपर का वेग बढ़ जाएगा, ऊपर का वेग बढ़ जाने से, जैसे ये पंखुड़ी बनाई मैंने, इस पंखुड़ी के ऊपर का जो वेग है, ये वेग है v बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दाब क्या होगा, p का मान कम हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे वेग कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण जहाज की पंखुड़ियाँ उस जहाज को ऊपर की ओर उड़ा ले जाती हैं। ये किस सिद्धांत के आधार पर, बर्नौली सिद्धांत के आधार पर। आप जो पाइप होता है, पानी होता है, पानी को आप पाइप को थोड़ा दबा दें जिससे पानी दूर तक चला जाता है, ये भी वही बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। आंधी में टीनें उड़ जाती हैं किस सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। अगर कहें फैराडे का सिद्धांत का है, फैराडे का सिद्धांत आपने हाथ के नियम पढ़े होंगे, वहाँ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा। ज़्यादा नहीं टाइम हो जाएगा, फिर शॉर्ट ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 30 नंबर है, कह रहा है राष्ट्रपति शासन
अधिकतम लगाया जाता है? तो आपको मालूम है राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकाल है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है 56, एक है 358 और एक है 360। जो 356 है ये है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल। और 358 है ये है राज्य आपातकाल। और जबकि 360 है वित्तीय आपातकाल। तो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक लगी नहीं है। जो नेशनल इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, कई बार क्या 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी। अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, लेकिन राज्य आपातकाल कई बार लगा है। जो राज्य आपातकाल होता है उसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, उसी कहते हैं राज्यपाल शासन। और ये कब लगता है? जब किसी राज्य में विधानसभा विघटित हो जाए तब लगाई जाती है। तो याद रखना, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगना है तो स्टार्टिंग 2 महीने से होती है। पहले 2 महीने के लिए लगेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते साल भर के लिए, और अधिकतम ये 3 साल तक लग सकता है। अधिकतम कितने साल तक? अधिकतम 3 साल तक लग सकता है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। इसी असहयोग आंदोलन में जब 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, उस दिन एक बहुत प्रमुख नेता की मृत्यु हो गई थी और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन ये कई बार आया है, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उस दिन किस नेता की मृत्यु, उस दिन किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। अगर कहें असहयोग आंदोलन में कौन पहले गिरफ्तार किए गए तो इनका आंसर आएगा मोहम्मद अली, सी नंबर आंसर होगा। अगर कहें असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। कारण क्या था? कारण था चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो गया था। इस कांड का महात्मा गांधी का दुख, यानी कह सकते हैं वो दुखी हो गए। उस दुखी के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इस तरह से अगर कहा जाए गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आंसर आ जाएगा सी मोहम्मद अली। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है 32 नंबर, मलक्का जल मध्य डमरू मिलती है। मलक्का जल मध्य डमरू कहाँ पर मिलेगी? तो मलक्का जल मध्य डमरू जो मिलती है हिंद महासागर में मिलती है। पहले तो इतना ध्यान देना, किस महासागर मिलेगी? हिंद महासागर मिलेगी। हिंद महासागर में जो मलक्का जल संधि मिलेगी, ये मलक्का जल संधि किसी को जोड़ेगी? तो हिंद महासागर में इंडोनेशिया के पास मिलती है। ये कहाँ पर मिलेगी? इंडोनेशिया के पास मिलेगी। तो इंडोनेशिया से यह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को क्या करती है? हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ने का कार्य करेगी। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी संधि? मलक्का जल संधि। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगर इसमें और भी लिखा है अटलांटिक सागर और प्रशांत सागर को, ये वाला क्वेश्चन उसमें लिखा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? तो कोई नहर है, वो नहर है पनामा नहर। कौन सी? पनामा नहर जोड़ती है। याद रखना, किसे? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ेगी। अगर कह दिया जाए अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, तो उसका नाम आता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि 2 महाद्वीपों को अलग करेगी, यूरोप और अफ्रीका को, और 2 सागरों को जोड़ेगी, अटलांटिक और भूमध्य सागर को। अगर कहें भूमध्य सागर और लाल सागर कौन जोड़ती है, तो वो नहर है, उसका नाम आता है सुएज नहर। इतना क्वेश्चन याद रखना। बाद बाकी फिर अगले क्वेश्चन में आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रपति, अब ये करंट क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो शिक्षा दिवस था 5 सितंबर को, उस तारीख को इन्होंने देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था? कितने शिक्षक थे? तो उसकी संख्या याद रखना, संख्या थी 46। कितने लोगों को पुरस्कृत किया था? तो 46 लोगों को पुरस्कृत किया था, याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करें, उनमें से उत्तर प्रदेश के खुर्शीद अहमद भी थे। याद रखना, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन व्यक्ति थे, उनका नाम आता है खुर्शीद अहमद, को सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक एक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? ई समाधान नामक एक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर मिलेगा यूजीसी। आंसर क्या आएगा? यूजीसी। यूजीसी मतलब यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आंसर क्या मिल जाएगा? बी नंबर आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर नंबर बी होगा। तो याद रखना कौन सा पोर्टल है? ई समाधान पोर्टल। किसने जारी किया है? यूजीसी ने। किसके लिए? छात्र और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, खबरों में रही थिम्बोई चंबम खेल किस से जुड़ी है? यानी चंबम यानी लिंथोई चंबम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? लिंथोई चंबम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो याद रखना ये जुड़ी हैं जूडो से। किससे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? जूडो। किससे जुड़ी हैं? जूडो से जुड़ी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातु कर्मी पुरस्कार प्रदान करता है? धातु कर्मी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय करेगा? तो इस्पात मंत्रालय करेगा। कौन सा करेगा? इस्पात मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 37। कह रहा है, विश्व के किस देश में पहले सुई मुक्त स्वशासन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? यानी सुई नहीं लगेगी, सुई मुक्त स्वशासन, यानी श्वसन क्रिया द्वारा वो वैक्सीन का प्रभाव दिखाया जाएगा। तो किस देश ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो याद रखेंगे चीन ने। किसने दी है? चीन ने यह मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल व्यवस्था बिछाई। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत कुछ कार्य किए थे। तो ये कब किया था? जब रेल बिछाई गई 1853 में। 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारत में रेल चलाई थी, डाक व्यवस्था चलाई थी, और तार यानी तार लाइन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार व्यवस्था लेके गए थे। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी का ये चित्र याद रखना। तो क्या आएगा? तो कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन सेवा शुरू की गई 1853 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पर है गदर पार्टी का मुख्यालय? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। अगर कहें गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? तो आंसर आएगा लाला हरदयाल। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। याद रखना, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। अगर कहा जाए गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकमा। सोहन सिंह भाकना बने थे। याद रखना, पहले अध्यक्ष, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना बने थे। अगर कहें गदर पार्टी ने एक पत्रिका जारी की थी, गदर के नाम से पत्रिका जारी हुई थी, 4 भाषाओं में हुई थी। याद रखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ जाके। अगले क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ईलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ईलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ईलू जनजाति ईरान दिया गया, जापान दिया गया, अफगानिस्तान दिया गया, पाकिस्तान दिया गया। तो ईलू जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो ईलू जनजाति ये जापान मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? ईलू जनजाति जापान में पाई जाती है। ईलू जनजाति कहाँ पर मिलेगी? जापान में मिलेगी। अन्य जनजातियों की बात करें, जैसे एक जनजाति आती है पिग्मी। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति आती है। अगर कहें पिग्मी जनजाति कहाँ पर मिलेगी? कांगो बेसिन नदी के किनारे, यानी जिसे जायरे नदी, कांगो नदी, आपको बताया होगा यही कांगो या जायरे किस रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी। तो कांगो या बेसन में कौन सी जनजाति पाई जाएगी? तो याद रखना पिग्मी जनजाति। अगर क्वेश्चन कह दें बुशमैन जनजाति कहाँ पर मिलेगी? बुशमैन जनजाति मिलेगी
कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति कहाँ पर मिलेगी? कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पर मिलेगी बुशमैन जनजाति? कालाहारी मरुस्थल में, यानी कह सकते हैं कौन से देश में? तो ये मिलेगी बोत्सवाना वाले देश में। कहाँ पर मिलेगी? बोत्सवाना। इसके बाद एक जनजाति आती है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है कीनिया में। कहाँ पर मिलेगी? कीनिया में। एक जनजाति मिलेगी कजाक। कौन सी? कजाक जनजाति कहाँ पर मिलेगी? कजाक जनजाति मिलेगी कजाकिस्तान में। कजाक जनजाति कजाकिस्तान में। एक जनजाति एस्कीमो पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। एस्कीमो जनजाति कहाँ मिलती है? एस्कीमो जनजाति मिलेगी उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव का मतलब है आर्कटिक पर। आर्कटिक में। और कहाँ पर? आर्कटिक के पास में एक सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है ग्रीनलैंड, यहाँ पर भी पाई जाती है कौन सी? एस्कीमो जनजाति। अगर कह दें किर्गिज जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो किर्गिज जनजाति मिल जाएगी मध्य एशिया में। कीवी जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो कीवी जनजाति मिलेगी न्यूजीलैंड में। याद रखना, माओरी जनजाति भी न्यूजीलैंड में मिलेगी। कीवी और माओरी जनजाति कहाँ पर मिलेगी? न्यूजीलैंड में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए। अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन हुए आपके पूरे 40 क्वेश्चन हो गए, यानी 20 क्वेश्चन हुए, 40 तक हैं। तो याद रखें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? डेट बतानी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कमेंट करके संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो जय हिंद।